मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद से ही सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं। शपथ के अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की पहली मीटिंग की और बड़ा फैसला भी लिया। इस बैठक में सीएम योगी ने कोरोना काल में शुरू की गई फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना को हम फिर से लागू कर रहे हैं। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान ये योजना शुरू की गई थी। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद दोनों डिप्टी सीएम एक साथ बाहर निकले। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस फैसले से सीधे 15 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेगी। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार लगातार गरीबों का ध्यान रख रही है और करोड़ों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक से पहले उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा था कि योगी 2.0 की आज पहली बैठक है और आज की इस बैठक में संभवतः कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा और विभागों के वितरण को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विपक्ष योगी के शपथ में शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन योगी को विपक्ष ने अपने अपने अंदाज में बधाई दी है। अखिलेश ने तंज कसा है तो वहीं मायावती ने भी सलाह दी है। उत्तर प्रदेश की नई सरकार को विपक्ष की तरफ से बधाइयां मिली हैं। हालांकि ये विपक्ष शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए नई सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने योगी सरकार को सलाह दी है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती को खुद फोन करके शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, लेकिन इनमें से कोई भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचा। हालांकि 2017 की अगर बात करें तो 2017 में जब योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब अखिलेश और मुलायम सिंह यादव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बार दूरी बना ली है। शपथ के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बधाई दी है, लेकिन इसमें भी तंज भरा हुआ था। यूपी चुनाव में 111 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को योगी की ताजपोशी के बाद ही ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब फिलहाल 2024 की तैयारियों में जुट चुके हैं। अखिलेश यादव की ट्वीट के बाद मायावती ने भी योगी सरकार को बधाई दी है और योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए ट्वीट करते हुए मायावती ने लिखा है, यूपी में नई भाजपा सरकार के गठन की बधाई और यह सरकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों के साथ कार्य करे। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का ही रहा है। पार्टी का एकमात्र प्रत्याशी जीत सका है। ऐसे में इस बार का लोकसभा चुनाव मायावती के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है।
इस बार यूपी की बागडोर प्रियंका गांधी ने संभाली थी। मेहनत भी खूब की, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी जरूर योगी को शपथ ग्रहण की शुभकामनाएं देंगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने नहीं दी। सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं, बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आखिरी ट्वीट की अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले यानी कि 24 मार्च को किया गया था। ऐसे में अब लग रहा है कि फिलहाल कांग्रेस आत्ममंथन में जुटी हुई है। भारत में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को एक बार फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। अब 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जबकि कोरोना से बचाव से जुड़ी गाइडलाइंस को फॉलो करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल पहले 23 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। अब 27 मार्च से रोक खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी बिंदुओं पर विचार के बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। एयरपोर्ट और फ्लाइट्स में यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी किया गया है। पायलट और क्रू मेंबर्स भी नियमों का पालन करेंगे। हालांकि पायलट के लिए पीपीई किट को पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसके पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पुष्टि की थी कि इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के पहले कोरोना संक्रमण से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने का फैसला लिया गया। अगर भारत में कोरोना संक्रमण की बात करें तो शनिवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 1660 मामलों की पुष्टि हुई है। अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या 16,741 है। एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं, दूसरी तरफ 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने का फैसला लिया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 1660 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मामलों में कुल संक्रमणों का 0.04% शामिल है। पिछले 24 घंटे में 2349 मरीज कोरोना से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 6,58,489 परीक्षण किए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 182.87 करोड़ टीके की खुराक भी दी जा चुकी है। अब भारत का सक्रिय केस लोड वर्तमान में 16,741 पर है। वहीं रिकवरी दर वर्तमान में 98.75% है। कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में कोरोना के कल 1,685 नए मामले सामने आए थे और 83 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना वायरस से मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो 1.20% के आसपास थी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को बताया कि अब तक 12 से 14 साल के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को कोरोना के टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस आयु वर्ग के लाभार्थियों का टीकाकरण 16 मार्च को शुरू हुआ था। इन्हें कार्बोवैक्स टीका लगाया जा रहा है। इस टीके की दूसरी खुराक 28 दिनों के अंतराल पर दी जानी होती है। देश में पिछले साल 1 मार्च तक 12 और 13 साल के बच्चों की संख्या 4.7 करोड़ थी। मंडाविया ने ट्वीट करके कहा है कि 12 से 14 साल के 1 करोड़ से अधिक बच्चे कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। टीका लगवाने वाले मेरे सभी युवा योद्धाओं को बधाई। आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली से कोरोना की जो रिपोर्ट आई थी वो काफी डराने वाली थी। दिल्ली में लगातार अब एक दिन में कोरोना के मामले 100 से ज्यादा आ रहे हैं। गुरुवार को 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 111 नए मामले सामने आए थे। यहां डराने वाली बात यह थी कि इस दौरान कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई। यूक्रेन के कई शहर रूसी हमलों में तबाह हो गए हैं। अब हालात ये हैं कि खार्किव में लोगों के खाने पीने के लिए सामान भी नहीं मिल पा रहा है। चंद पनीर के लिए बुजुर्ग भी घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, यहां अब रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सबसे ज्यादा टारगेट कीव और खार्किव को किया है। मसलन यहां खार्किव के हालात बेहद दयनीय हो चुके हैं। अब यहां खाने का संकट पैदा हो चुका है। लोग खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। खार्किव में लगातार गोलाबारी के चलते सैकड़ों लोगों ने मेट्रो में शरण ली हुई है।
घायल सैनिकों और आमजनों से अस्पताल भरे पड़े हुए हैं। खार्किव में हन्ना स्पत्याना नाम की लड़की यूक्रेनी रेड क्रॉस की सहायता के लोगों को खाना वितरित कर रही हैं। हन्ना ने कहा कि लोगों के पास खाना नहीं है। यहाँ आने वाले अधिकतर लोग बुजुर्ग हैं। इनमें से कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ठीक से चल भी नहीं सकते हैं। इन सभी लोगों को डायपर, स्वेडल, कंबल और भोजन की जरूरत है। एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने कहा कि रूसी सेना ने फिलहाल राजधानी कीव पर कब्जा करने के उद्देश्य से अपनी जमीनी आक्रमण को रोक दिया है और नियंत्रण के लिए लड़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर दिया है। इधर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के एक संप्रभु देश के रूप में अस्तित्व से इनकार कर दिया है। रूसी जनरल स्टाफ के डिप्यूटी चीफ कर्नल जनरल सर्गेई रुडुस्कोई ने कहा है कि ऑपरेशन के पहले चरण का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन की लड़ने की क्षमता को कम करना था, जो कि लगभग पूरा हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 1 महीना होने वाला है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है कि यह कब खत्म होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हालात और भयावह हो सकते हैं। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।